माँ सरस्वती। बच्चों, आज बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो है कि फ़ाइल कैसे लिखी जाएगी, इस तथ्य पर आप चर्चा करेंगे। और विभिन्न डिग्री कॉलेज में पढ़ाने की वजह से बच्चों की काफ़ी मांग थी कि सर जी बीएससी फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फ़ाइल कैसे लिखेंगे, तो उसी का वीडियो आपको हम दे रहे हैं। इसका पीडीएफ भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट है आपका, प्रिपेयर M/40 मैग्नीशियम साल्ट और स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड find out of the strength of the supplied magnesium salt solution using EDTA as an intermediate solution। देखिए, फाइल को आप एक ही भाषा में लिखेंगे। हमने समझाने के लिए दोनों भाषा का प्रयोग किया, पर आप एक लिखेंगे, इंग्लिश में ही लिखेंगे या तो हिंदी में लिखेंगे आप। तो बच्चों, इस तरह से हिंदी में लिखना नहीं है, आपको इंग्लिश में लिखना है। फिर आप रिएक्शन लिखेंगे। द रिएक्शन बिटवीन Mg2 पॉजिटिव एंड EDTA इज एज फॉलोज। और आप जो है इस रिएक्शन को नोट करेंगे बच्चों। और उसके बाद फिर आपका इंडिकेटर देना है आपको। और यूरोक्रोम ब्लैक 7, सोलोक्रोम्स ब्लैक टी EBT। द सोल्यूशन ऑफ द इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.2 ग्राम ऑफ यूरोक्रोम्स ब्लैक 7 in 15 ml of trimethylamines and adding 5 ml of absolute ethanol and reduced by viscosity solution। इस तरह से इंडिकेटर लिखेंगे बच्चों आप। और सूचक आप काट देंगे। सूचक जानते हैं आप लोग, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के कंप्लीट हो जाने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं, इंडिकेटर कहलाते हैं। जो सूचना दे कि अभिक्रिया पूरी हो गई है, उसी को सूचक कहते हैं बच्चों। और फिर आपको बता दें, ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे आप। ऑब्जर्वेशन में आपको देना है वेट अप्रॉक्सिमेटली इम्पिटी वेटिंग ट्यूब X1/B, वेट ऑफ वेटिंग ट्यूब बाय मैग्नीशियम साल्ट X2 मानते हैं। वेट ऑफ इम्पिटी वॉशिंग ट्यूब X3B मानते हैं। हेंस द वेट ऑफ मैग्नीशियम साल्ट डिसोसिएशंस इन 250 ml मेजरिंग फ्लाक्स बराबर X2 - X1 X3 ब्रैकेट बंद करके लिखेंगे G। वेट ऑफ मैग्नीशियम साल्ट in 1000 ml ब्रैकेट में X2 - X3 ब्रैकेट बंद करके इंटू 4G। मल्टिंग्स ऑफ मोलैरिटी ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस प्रिपेयर्ड बराबर आपका आएगा X2 - X3 इंटू 4G ग्राम। और फिर बच्चों आपका होगा मोलैरिटी ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन प्रिपेयर्ड X2 - X3 इंटू 4 आपका मोलल वेट ऑफ मैग्नीशियम साल्ट। इसके बाद बच्चों आपको लिखना है, ये पॉइंट देना है आपको। ये डायग्राम बनाना है आपको, सेकंड पेज पे बनाइएगा आप लोग। तो ये डायग्राम बनाएंगे आप इस तरह से। सोलोक्रोम ब्लॉक टी, सोलोक्रोम ब्लॉक EBT। ये डायग्राम आपका सेकंड जिस पेज पे लिख रहे हैं उसके सामने वाले पेज पे, जो वाइट वाला है, उसी पे आप बना लेंगे। फिर बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ बफर सोल्यूशन pH 10 में 857 ml
of 1 ammonium solution 5 gram of AR ammonium chloride and dilute of 1 liter dissolve। इसके बाद फिर आप लिखेंगे इन पॉइंट में आपको देना है शार्प चेंज इन कलर फ्रॉम वाइन रेड टू ब्लू, लाल से ब्लू कलर हो जाता है। पीपेट की बात करें बच्चों, अभी पीपेट के डायग्राम दिखाएंगे आपको हम। तो कॉनिकल फ्लास्क, पीपेट और कॉनिकल फ्लास्क माने सुंडाकार फ्लास्क होता है, इसमें Mg2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन लेते हैं। और ब्यूरेट में बच्चों हम लोग रखते हैं EDTA सोल्यूशन। तो प्रोसीडर लिखना नहीं है, लेकिन आप कॉपी पे लिखेंगे। रिंस द ब्यूरेट विथ द EDTA सोल्यूशन एंड फिल अप विथ ईच अप टू 0 मार्क, यानी कि ब्यूरेट में EDTA सोल्यूशन भर के आप 0 पॉइंट को नोट कर लेंगे। टेक 20 ml ऑफ मैग्नीशियम आयन सोल्यूशन, अननोन सोल्यूशन लेंगे इन ए कॉनिकल फ्लास्क एंड एड टू ए 20 ml ऑफ डिस्टिलेट वाटर, एड 2 ml ऑफ बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन समझते ना, वह विलयन जो अम्ल और क्षार के मिलाने का विरोध करता है बफर सोल्यूशन कहलाता है, और इसका pH मान 10 होता है आपका। एंड 2-4 ड्राफ्ट, 2 या 4 ड्राफ्ट्स को लेते हैं ऑफ इंडिकेटर सोल्यूशन, इंडिकेटर सोल्यूशन में डाल देते हैं। ए वाइन रेड कलर, एक वाइन रेड कलर मिलता है, इज ऑब्टेन्ड, गो ऑन एडिंग EDTA सोल्यूशन ड्रॉप वाइज फ्रॉम द ब्यूरेट टिल there is a sharp change in color from wine red or blue with 1 drop of EDTA solutions. Repeat the titration till the color concordance reading are obtained. Now repeat the titration is similar manner with the conical flask। इसके बाद बच्चों फिर आपको ये टेबल बनाना है। वॉल्यूम ऑफ EDTA सोल्यूशन, यूज ऑफ 20 ml ऑफ अननोन पीपेट Mg2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन। फिर सीरियल नंबर डालेंगे आप 1 2 3। वॉल्यूम ऑफ मैग्नीशियम आयन सोल्यूशन टेकन, इसमें डालेंगे 20 ml 20 ml 20 ml। फिर आपका इनिटिएटिंग रीडिंग है आप ब्यूरेट की, और इसमें 0 0 ml और 20 ml। और फाइनल रीडिंग भैया आप ले सकते हैं 20.1 ml 20.1 ml 20.0 ml एंड 40 ml। तो वॉल्यूम ऑफ EDTA में आपको जो है 20 ml को रखना है यहाँ पे। ये 20 ml होगा बच्चों, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 ml बनाइएगा। तो 20 ml को ले लेंगे, तो क्वाड आपका कनक्वाड रीडिंग जो होगी वो 20 ml की होगी। बच्चों 3 रीडिंग होती है, जिनमें से 2 सेम होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप ले लेंगे 20 ml का। और बता दें आपको, फिर वॉल्यूम ऑफ EDTA सोल्यूशन यूज्ड विथ 20 ml ऑफ अननोन सप्लाइंग Mg2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन हार्ड वाटर। बच्चों इसमें आपका जो सीरियल है 1 2 3 है। वॉल्यूम ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन टेकन 20 ml 20 ml 20 ml। इनिटिएटिंग रीडिंग ऑफ ब्यूरेट 0.0 ml 0.0 ml एंड 0.0 ml कह सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 19 लिखा जाए, आप इसको 0.0 भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको 0.0 भी नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फाइनल रीडिंग की बात करें ब्यूरेट की, तो 19.2 19.0 19.0 ये होगा 19.0 होगा।
और 19 ml माना जाएगा। वैल्यू ऑफ EDTA सोल्यूशन कंकॉर्डेंट रीडिंग 19.0 ml। इसके बाद बता दें आपको पहले आप पूरा कर लें फिर बताते हैं आपको। इसके बाद बच्चों फिर आपका प्रोसीजर हो गया था ना, कैलकुलेशन हेडिंग डालेंगे आप। कैलकुलेशन गणनाएं जैसे हम वीडियो में दिखा रहे हैं ऐसी कापी बनाएंगे आप, अपने से कुछ ना करेंगे। फॉर द ट्राइटेसिंग यूजिंग नॉन Mg2 पॉजिटिव आयंस सोल्यूशन N1 B1 N2 B2 कर सकते हैं या M1 B1 बराबर M2 B2 कर सकते हैं। Mg2 पॉजिटिव आयन EDTA 24/40 × 20 M2 बराबर 20। मोलैरिटी ऑफ EDTA 24/40 और फॉर द ट्राइटेशन यूजिंग अननोन्स Mg2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन M3 × V3 बराबर M4 V4। तो Mg2 पॉजिटिव आयन EDTA में है तो M3 आप कर सकते हैं 20 × 24 × 40 × 19। M3 बराबर कर सकते हैं M3 24 × 19 बाई 40 × 20 बराबर 456 × बाई 800 0.57। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इसको गुणा भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.57 यम आ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन इन ग्राम पर लीटर में 57 या 57 × 24 बराबर 13.68 आ जाएगा ग्राम पर लीटर में। रिजल्ट की बात करें हम बच्चों तो आएगा द स्ट्रेंथ ऑफ सप्लाइंग Mg2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन इज 13.6 ग्राम पर लीटर। प्रोसीजर की बात करें आपसे तो नो अदर एल्कलाइंस अर्थ मेटल्स should be present in the solution is there interference in the titration। अगला है द कलर ऑफ चेंज नियर द एंड पॉइंट ऑफ वेरी स्लो हेंस केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड द ट्राइटेशन। तो इस तरह बच्चों आप जो है नोट कर सकते हैं और सावधानियाँ हिंदी में नहीं लिखना है। तो इस तरह से आप इसको एक बार फिर से देख लें। पहला ये पेज लिखेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में ही लिखेंगे या तो हिंदी में लिखेंगे। फिर प्रेक्षण आप यहाँ लिख सकते हैं, इतना ऑब्जर्वेशन डाल। फिर आप बच्चों चले जाएंगे नीचे, ये बनाएंगे आप डायग्राम वाइट पेज पे। रोक लीजिएगा वीडियो, पूछ करके आप नोट कर लीजिएगा। फिर ये लिखेंगे आप इतना लिखने के बाद फिर आप टेबल बनाने आएंगे। ये टेबल बनेगी बच्चों। सेम टू सेम उतार लें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी होता है। इस तरह से नोट कर लें।
इसके बाद फिर आप चलेंगे, सीधे आ जाएंगे आप जो है कैलकुलेशन में आ जाइए। कैलकुलेशन देख लें आप। स्क्रीन शॉट लेके नोट कर लेंगे, वीडियो पुश कर देंगे, बहुत धीरे धीरे बनाया जा रहा है बच्चों। इसके बाद फिर आप प्रोसीडर लिख सकते हैं, फाइल पे लिखना लिख लीजिएगा आप। इसके बाद फिर आप बाएं पेज में एक डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम आपका है। आपको बता दें बच्चों, ये आपका पीपेट है। जो बेलनाकार होता है 20 ml का होता है, यहाँ पे एक चिन्ह बना होता है, मुंह से खींचना होता है बच्चों। और इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा गया है। यहाँ जो भरा गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ये पीपेट है, अलग अलग होते हैं पीपेट, 15 के भी होते हैं, 20 की भी होते हैं, 25 की भी होते हैं। ये पीपेट है आपका। ट्राइटेशन की बात कर रहे हैं, अनुमापन की बात कर रहे हैं। अगर कोई पूछे अनुमापन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की जानकारी करना अनुमापन कहलाता है। यानी कि नॉन विलयन बाय हेल्पिंग ऑफ द यूजिंग ऑफ अ नॉन सोल्यूशन इज कॉमनली कॉल्ड ट्राइटेशन। अनुमापन बच्चों 2-3 प्रकार के होते हैं, अम्ल क्षार अनुमापन, आक्सीकरण अपचयन अनुमापन। तो आपको यहाँ पे यही नोट करना है। और अगला आप देखें बच्चों, इस तरह देख लें आप इमेज में। ये आपका ब्यूरेट है। क्या भाई? ये ब्यूरेट है। इसको बच्चों ब्यूरेट कहते हैं। और ये एंटी पैरेलैक्स कार्ड है, जो इंडिकेट करता है कहाँ पे भरा हुआ था। और इसमें हमने ले लिया है Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट ले सकते हैं सॉल्यूशन। और ये ब्यूरेट के पॉइंटर हैं बच्चों। शिफ्ट कोनिकल फ्लास्क वाइल ट्राइटेशन, इसे कोनिकल फ्लास्क कहते हैं या सुंडाकार फ्लास्क कहते हैं, जिसमें बूंद बूंद कर गिराते हैं, हाथ से हिलाते रहते हैं, देखते रहते हैं कलर चेंज हो जाएगा। अगर कलर चेंज हो जाता है तो वहीं पे हम रोक देते हैं ट्राइटेशन को। तो वाइट टाइल्स आर पेपर पे रख के इसको करते हैं। तो बच्चों आप इमेज को हम दिखा दे रहे हैं, आप इमेज बना लीजिएगा, बाएं पेज में इमेज जरूर बना लीजिएगा। हाँ, इसके बाद कुछ जानकारी देते हैं आपको। अणुभार तुल्यांकी भार की बात करते हैं बच्चों। तो आप इसको भी फाइल में पीछे लिख लीजिएगा। अमोनियम थायोसल्फेट का सूत्र होता है, एग्जाम में सूत्र पूछ बैठता है। तो और इसके आगे की आप वीडियो देखिएगा, उसमें दिया है ना कि बीएससी फर्स्ट ईयर की पेडल कॉपी कैसे लिखेंगे, या जो सेकेंड ईयर का वही मैटर चेंज हो गया, आप उसको देख के नोट कर सकते हैं वीडियो को। इसमें आपका जो प्रेडिकल है इसके अलावा भी नोट कर सकते हैं आप, 5-6 तो लिख ही लीजिएगा, या अभी हम उसकी भी डाल देते हैं PDF। इसका अणुभार 76 होता है बच्चों, तुल्यांकी भार 76 वोल्ट होता है। आर्सेनिक ऑक्साइड AH2O3 होता है, 197.82 होता है, 49.45 होता है। हाइड्रोक्लोरिक का जानते हैं HCl होता है, 36.50 होता है, तुल्यांकी भार 36-50 आ जाएगा। सांस सल्फ्यूरिक अम्ल का बच्चों 98 होता है इसका,
आपका अणुभार और तुल्यांकी भार इसका 49 होता है। नाइट्रिक अम्ल की बात करें बच्चों, HNO3 63 होता है, इसका भी 63 होता है। कॉपर सल्फेट का 249 होता है बच्चों, और 249.71 होता है, और 249.71 होता है। आपने अम्लराज पढ़ा होगा, अम्लराज पढ़े ना, उसमें क्या करते हैं, अम्लराज क्या होता है कि एक अणु HNO3 होता है और 3 अणु आपका HCl होता है। तो इसी के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आपका अम्लराज, यानी कि एक अणु HNO3 और 3 अणु HCl के मिश्रण को बोला जाता है अम्लराज। ठीक है ना। और अम्लराज में जानते हैं आप लोग ना कि लोहा भी गल जाता है। और आपको बता दें, हाँ बच्चों, आपसे हम बात कर रहे थे अम्लराज की, जो एक अणु HNO3 और 3 अणु HCl होता है, जिनके मिलाने से अम्लराज का निर्माण होता है, जिसमें लोहे भी गल जाते हैं और सोना को जो है इससे धुलाई करते हैं। अगला है आपका कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट ये आपका 249 होता है, 300 249 71 होगा। फेरिस अमोनियम सल्फेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आपने इंटर में पढ़ा होगा इसको। फेरिस अमोनियम सल्फेट को आपने खूब पढ़ा होगा। इसका फार्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O, और इसका 392 होता है बच्चों। तुल्यांकी भार भी 392 होता है, बहुत एग्जामिनर पूछता है। आपने N/20 फेरिस अमोनियम सल्फेट पढ़ा होगा, N/20 N/20 5 N/15 पूरी यूपी में यही होता है। अगला बच्चों आपका आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का जो है परमाणु भार होता है 126, और इसका वो भी होता है 126। और अगली बात करें ऑक्सैलिक एसिड की, तो ऑक्सैलिक एसिड जानते हैं COOH, सिंगल बॉन्ड COOH × H2O, तो इसका परमाणु भार 126 होता है और तुल्यांकी भार 63 होता है। अगला है आपका पोटेशियम क्लोराइड, KCl कहते हैं इसको, 74.56 होता है और 74.56 होता है इसका। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH 35 होता है, 0.00 35.00। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है और इसका तुल्यांकी भार भी 56 होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 294 होता है इसका, और इसका तुल्यांकी भार 49.3 होता है। पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें बच्चों, KMnO4 158.03 होता है, और इसका होता है तुल्यांकी भार 31.6 होता है अम्लीय माध्यम में। पोटेशियम थायोसाइनेट है KCNS, इसका 91.6 होता है और 57.16 होता है। सोडियम क्लोराइड की बात बच्चों करें तो NaCl होता है 58.46 होता है। सोडियम कार्बोनेट की बात करें NO2CO3 की, जिसका अणुभार 106 होता है, तुल्यांकी भार 53 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की बात करें तो इसका आपका 40 होता है, और बच्चों इसका भी तुल्यांकी भार भी 40 होता है। ये सब निकाल लेते हैं ना आप तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार। जैसे सोडियम का निकालना हो तो Na का क्या होता है 23 होता है, क्या होता है 23 होता है। प्लस आपकी बात करें तो ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 1 होगा, तो 6 3 9 1 10 के 0 आ गया। और आपको देखिए 2 1 3, एक उधर आया 4, और 4 को 1 से भाग करेंगे तो 40 का नाम 40 से तो आएगा, इस तरह से निकाल ले जाएंगे आप। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात बच्चों करें तो इसका होता सूती NaOH। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट को जानते हैं आप लोग, इसको धावन सोडा कहते हैं। अरे यार, धावन सोडा वही जो आपका जिससे कपड़ा धुलते आता है ना, निरमा, घड़ी, डिटर्जेंट, ये सब। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट का एक बड़ा प्यारा सा नाम है रेह, जानते हैं आप
सबली मिट्टी, जो धोबी लोग कपड़े धुलते हैं, वो सोडियम कार्बोनेट ही तो है। अगला बच्चों है सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग दाहक सोडा कहते हैं, और इसका 40 होता है, मैंने बता ही दिया आपको। और ये हाथ में अगर लेके आप पानी में डाल देंगे तो हाथ में फफोले पड़ जाएंगे। पेनफुल ब्लास्टर, दर्द युक्त फोड़े डाल देता है। सोडियम थायोसल्फेट की बात करें तो Na2H2O3 इंटू 5H2O, सोडियम थायोसल्फेट। इसका प्रयोग बच्चों फोटोग्राफी में करते हैं फिक्सर के रूप में। आपने देखा होगा कि जो फोटो देखते हैं ना, तो कुछ फ़ोटो कुछ दिन रखने के बाद पीली पड़ जाती है, लेकिन अगर सोडियम थायोसल्फेट में कायदे से धुलाई कर देंगे कुछ देर तक रख के, तो फ़ोटो कभी ख़राब नहीं होती। तो इसे बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। इसी का एक पुराना नाम हाइपो है, फोटोग्राफी वाले हाइपो ही जानते हैं। इसका 248 होता है बच्चों, तुल्यांकी भार भी 248 ही होता है। और आपको बता दें, अगला है आपका सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3 क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, और 169 होता है 0.89, और तुल्यांकी भार भी भैया वही होता है 169.89। फिर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट तो जानते हैं आप लोग, ये खाने वाला सोडा है ना, अरे गोलगप्पा में डाल के खाते नहीं हैं आप लोग, वही है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये 84 होता है, और 84 ये भी होता है। देखिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि तुल्यांकी भार एग्जाम में पूछ बैठता है, सूत्र पूछ बैठता है कभी कभी। इंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंटर में हैं तो इंटर वाला पूरा नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसके बाद आपसे हम बात करते हैं बच्चों BSc फर्स्ट ईयर के सिलेबस की बात करते हैं। जो BSc फर्स्ट ईयर है ना, इसका सिलेबस होता है, उसी सिलेबस की बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। तो पहला पेपर है आपका सेमेस्टर फर्स्ट, पेपर नंबर 2। हम आपको बता दें कि प्रैक्टिकल में बच्चों अब जो है सेमेस्टर वाइज हो गया है, और इसमें आपका क्वालिटी आपका है क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो ज़रा से बात कर लें आपसे। तो बच्चों ये क्रेडिट की बात करेंगे आप, तो क्रेडिट नंबर 2 है आपका। और इलेक्टिव की बात करें तो मिनिमम पासिंग मार्क आपका होना चाहिए। यूनिट नंबर 1 है आपका। देखिए सिलेबस जान लीजिए आप लोग, जो छूटेगा कर लीजिएगा, अभी हम बताएंगे ना। तो वाटर क्वालिटी एनालिसिस, पहला एस्टिमेशंस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA सोल्यूशन, आपको बता दें बच्चों। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD बोलते हैं, फुल फॉर्म है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला आपका डिटर्मिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर आपसे कोई पूछे BOD क्या है तो बता सकते हैं कि जो है BOD जल की माप है, और जल की जो प्रदूषण है ना, वो BOD के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। जो पानी हमें पीना चाहिए ना, उसकी BOD 1 से कम होना चाहिए, लेकिन 1 से कम जल की BOD है नहीं कहीं। हिमाचल वगैरह में, इलाहाबाद में तो पानी पीने लायक है ही नहीं। तो यही BOD कहलाता है। यूनिट नंबर 2 है बच्चों एस्टिमेशन ऑफ मेटल आयन। इसमें आपको बता दें estimation of metals and estimation of ferrous and ferric dichromate method, ferrous Fe2 plastic, ferric Fe3 plastic, estimation of copper using thiosulfate। यूनिट 3 है बच्चों estimation of acid and alkali content। और एसिड बेस तो जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन दाता अम्ल कहलाते हैं, और OH आयन ग्राही क्षार कहलाते हैं। पहला है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ एस्टिक एसिड,
इन कमर्शियल विनेगर यूजिंग NaOH सोल्यूशन। अगर आपसे एस्टिक एसिड की बात करें बच्चों, तो इसका फार्मूला होता है CH3COOH, जिसको आप लोग सिरका बोलते हैं भाई, एस्टिक एसिड है। और बच्चों अगला पॉइंट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कली कंटेंट एंड एसिड टेबलेट यूजिंग बाय HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा एस्टिमिनेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाय ट्राइटेटिंग विथ KMnO4। हम आपको बता दें बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड होता है आपका COOH सिंगल बॉन्ड COOH इंटू H2O कह सकते हैं आप, या इतना बता दें C2C हो जाएगा, 2 2 4 O आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ H2 ले सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग बच्चे दागों को छुड़ाने में करते हैं। इस तरह से बता दें आपको। यूनिट 4 है आपका एस्टिमिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट बाय हाइड्रेटेड वाटर। पहला आपका एस्टिमिनेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कार्बोनेट प्रेजेंट इन मिक्सचर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा आपका। और बच्चों अगला है नंबर 2 आपका एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम्स कंटेंट इन चाल्क एज कैल्शियम ऑक्सलेट बाई पर मैग्नीशियम पर मैग्नोमेट्री। इसके माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। और अगला पॉइंट आपका है एस्टिमेशन ऑफ वाटर टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोहर साल्ट बाय ट्राइटेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट पर मैग्नेट सॉल्यूशन। और मोहर लवण जानते हैं किसको कहते हैं? फेरस अमोनियम सल्फेट को। अभी हमने आपसे बात किया था ना, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका सूत्र होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। इस तरह से भैया आपका FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। इसको बोलते हैं मोहर लवण, मोर लवण भी कहते हैं इसको। और इसी का प्रयोग जो मोहर की स्याही नहीं होती, अरे जो प्रधानाचार्य जी से मोहर लगवाते हैं आप लोग, कहते हैं मोहर मार दीजिए सर जी, वही स्याही है। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको ये बता दिया है। अब आपको बता दें हम कि इस तरह से एक बार फिर से देख लेंगे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके स्लाइड आप देख लें, याद कर लेंगे तो बहुत काम आएगा आपके। कंडीशन में भी आता है काम। और एक आधे स्टूस आपका निकाल दिखाएं, तुल्यांकी भार निकाल दिखाते हैं स्टूसपुर का। तुल्यांकी भार को बोलते हैं तुल्यांकी भार। तो हमने कहा तुल्यांकी भार बाई उसमें विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या। तो जैसे H2 का आपका 2 हो गया। सल्फर कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। 16 चौको 64 हो गया बच्चों। कितना हुआ? 64। जोड़ लीजिए आप, 2 2 4 6 4 10 है ना। तो आपका हो गया 4 2 6 2 8, 4 हो गया, 2 6 2 8। कितना है भैया आपका? 8 आ गया बच्चों। फिर बात करें 6 3 9
अरे भाई 4 2 6 2 8 और 6 3 9, कितना है बच्चों 98। और यहाँ पे विस्थापित हाइड्रोजन कितना है 2 आपका, तो 2 से भाग कर दें बच्चों, तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे ना, 2 चौक 8 बराबर कितना आ जाएगा 4 बार, बचा कितना 1 बचा 18, 2 9 18, इस तरह से 49 आपका हो गया। अब तो तुल्यांकी बाहर निकाल ले जाएंगे आप। इसके बाद फिर आगे बात करते हैं बच्चों आपसे। फेरस अमोनियम सल्फेट जरूर याद रखिएगा 392। ऑक्सलेट है। इस तरह से बच्चों हैं। और अगली बात करते हैं आपसे। क्योंकि बच्चे बता नहीं पाते हैं कौन सा उपकरण क्या है, तो आपको हम दिखाते हैं जूम करके। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, अक्सर बच्चों से लैब में ले जाओ ना, पूछो तो बता नहीं पाते हो। तो प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले उपकरण की बात करते हैं। ऑपरेटर्स यूजिंग इन द सोल्यूशन ऑफ द लैब, लैब की बात करते हैं बच्चों आपसे। तो पहला आपका है ये फनल स्टैंड है बच्चों, ये आपका ब्रश बोतल है, और फिर आपका वाच ग्लास है। वाच ग्लास देख रहे हैं ना, बॉटनी में काम आएगा भैया। ये फुकनी है जिससे आप हवा लगा सकते हैं। ये प्लेटिनम वायर है, लैब में आप देखे होंगे। फिर आपके बच्चों ये बीकर है, ये गैस जार है, ये गोल पेंदी वाला फ्लास्क है, और ये कोनिकल फ्लास्क है जिसको आप सक्वाक्वार फ्लास्क कहते हैं। तो याद रखिएगा, बीकर, गैस जार, गोल पेंदी फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, क्या बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। इसके बाद आपको बता दें चपटी पेंदी का फ्लास्क है ये। और इसके बाद बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है आपका ये परख नली होल्डर है। ये आपका परख नली होल्डर बोलते हैं इसको। अक्सर बच्चे से पूछो ना, बताते चिमटी है, तो अब आप लोग ऐसा मत बोलिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों अगली बात करते हैं आपसे। ये तो हो गया ना आपका इमेज। ये देखिए, ये टोम्स है आपका, ये आपका मेजरिंग फ्लास्क है। मेजरिंग फ्लास्क पैमाने बने होते हैं। और ये मापक सिलेंडर, ये भी मेजरिंग फ्लास्क है। कितना क्या ले रहे हैं आप, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, जो भी लेंगे हो सकता है। फिर फनल है आपका, कीप है बच्चों, इसके माध्यम से किसी पदार्थ को छाना जाता है। और ये आपका जल उष्मक है, वाटर बाथ। जल उष्मक समझते ना, जल उष्मक के माध्यम से आप जो है किसी को गर्म कर सकते हैं, किसी पदार्थ को, जिससे कि कोई पदार्थ जो है बराबर मात्रा में जो है आपका गर्म हो जाए। आप लोग बनाते हैं ना इस तरह से, ऐसे बनाते हैं आप। यहाँ पे कोई चीज़ ले लेते हैं, याद आ रहा है, तो यहीं पे एक लेते थे आप, और यहाँ से आप लगा देते थे इस तरह से, इस तरह से बच्चों। और यहाँ पे लिविंग कंडेंसर होता था, और यहाँ पे अडाप्टर है ये, और यहाँ पे आपका रिसीवर होता था। और यहीं पे आप लोग जो है लगाते थे स्पिट लैंप, जिसमें स्पिट भरी जाती है, इसीलिए इसका नाम स्पिट लैंप रखा गया है। और ये है आपका वाटर बाथ, यही क्या है जल उष्मक, क्या बोलते हैं वाटर
बाथ, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए हमने आपको डायग्राम बना दिया। वाटर बाथ, ठीक है ना। यहाँ से आप बना के टांग देंगे और यहाँ से आप H2O डालते हैं, कैसा, कोल्ड H2O, और यहाँ से आपका हॉट H2 निकलता है, हॉट H2O, ठीक भैया। इस तरह से आप जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अरे आपने कई हमने पढ़ाया आपको, कई क्लास BSc में भी, इंटर में लिया है हमने, आपका ये है आपका, ठीक है ना, वाटर बाथ। चलिए आगे बात करते हैं आपसे, देख लिया आपने। इसके बाद बच्चों बात करें चाइना डिश से। ये प्याली है एक प्रकार से, ये तार की जाली आपकी जो छानने काम आती है, और ये आपका टेस्ट ट्यूब है बच्चों। क्या नाम इसका, टेस्ट ट्यूब, बहुत ज़्यादा इसी का इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट ट्यूब, जिसको आप परख नली कहते हैं। और फिर आपका बालूष्मक है, जैसे जलूष्मक का प्रयोग करते हैं ना, ऐसे बालूष्मक का प्रयोग करते हैं, जिससे कि बर्तन की पेंदी पर बराबर टेम्परेचर रहे और कोई चीज़ ना बराबर पक जाए। बालूष्मक का प्रयोग जो हमारे दाना भोजन वाले लोग हैं वो लोग भी करते हैं, और जलूष्मक का प्रयोग तो आपके घर में आपकी मम्मी ही करती हैं, बटुई में चावल बनाती ना, अब तो कुकर का ज़माना आ गया बच्चों। और अगला आपकी कांच की छाने लेते हैं और कांच की नली लेते हैं। तो इस तरह से हमने आपको ये चीज़ बताई है बच्चों, जो आपके बहुत काम का है। ये वीडियो देखने के बाद आपको उपकरण की दिक्कत नहीं होगी, लैब में जाएंगे तो आपको सारे उपकरणों के नाम पता होंगे, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैब में जाने के पहले ना उपकरण के नाम तो पता होना चाहिए। तो बच्चों इमेज को आप बार बार रिवीजन करके देख सकते हैं। ये हमने स्क्रीनशॉट दिखा दिया आपको, आप इस तरह से भी बढ़ा के देख सकते हैं, बना सकते हैं। अगली बात आपसे करते तो और देखते हैं बच्चों, आवश्यक उपकरण की बात करते हैं। स्पैचुला होता है, जिससे आप केमिकल उठा के डाल सकते हैं उसमें आप। फिर मापन नलिका होती है बच्चों, स्पैचुला के माध्यम से केमिकल उठा के डाला जाता है। ये कहीं कहीं ऐसे भी मिलता है स्पैचुला, ये जो है थोड़ा बड़ा होता है इसका साइज, और यहाँ पे आप पकड़ने लायक रहता है, ऐसे ही होता है स्पैचुला। और बच्चों फिर ये मापक नलिका है, यहाँ पे पैमाने बने होते हैं छोटे छोटे, 0 के, 5 के, 10 के, 15 के, 20 के बने होते हैं। और फिर आपका बच्चों अगली बात करते हैं थिसिल फनल की बात करते हैं। ये आपके थिसिल फनल हैं, क्या बोलते हैं, थिसिल फनल, थिसिल फनल, EFUNNEL बच्चों इस तरह से होता है। फिर आपका निकास नली होती है इस तरह से, और एक फिर आपका पृथककारी फनल होता है, ठीक है ना। ये निकास नली है, पृथककारी फनल है। और अगला बच्चों देखते हैं हम लोग, अब पीपेट की बात करते हैं, जो हर एक में काम आता है। तो बच्चों ये प्रीपेट है, जो आपका ये पीपेट है, जो हमने आपको बताया है कि पीपेट बेलनाकार होता है, 20 ml का भी होता है, और आपका जो है 20 ml का ये भी है, 15 ml का भी होता है, और ये पैमाना बना होता है, यहीं तक भरते हैं हम लोग, मुंह से खींच लेते हैं, और प्रीपेट होता है आपका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको। अच्छा आप देख लें, 20 ml 20 सेंटीग्रेड, 20 ml 20 सेंटीग्रेड। फिर आपसे बात करते हैं बच्चों, निकास नली होती है ये आपका, और ये आप देख ही रहे हैं, परख नली स्टैंड होते हैं, लैब में खूब भरे होते हैं। और बच्चों ये आपका जो देख रहे हैं, ये स्प्रिट लैंप है, क्या भैया, स्प्रिट लैंप है ये, स्प्रिट लैंप। और इसमें भरते क्या, स्प्रिट भरते हैं, क्या भरते हैं, स्प्रिट, इसीलिए स्प्रिट लैंप का नाम स्प्रिट लैंप रखा गया है। और स्प्रिट का सूत्र क्या होता है, CH3OH, क्या होता है भैया, CH3OH, जिसको बोलते हैं मेथिल अल्कोहल, क्या बोलते हैं, मेथिल
एल्कोहल। ठीक बच्चों, अब तो बर्नर का इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी भी यूपी के ज़्यादातर विद्यालयों में मान्यता के लिए तो लगा दिया गया है गैस बर्नर की सिस्टम, लेकिन बच्चों को प्रैक्टिकल स्पिरिट लैम्प से ही कराते हैं लोग। और इसके बाद बच्चों ये है आपका परख नली का ब्रश। परख नली का ब्रश है, और ये इसी के माध्यम से आप टेस्ट ट्यूब को साफ कर सकते हैं। परख नली ब्रश कहलाता है। इसके बाद बच्चों आपका इस तरह से देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये आपका आयरन स्टैंड है, लोहे की स्टैंड होते हैं, इसमें इस तरह से व्यवस्था होती है। और तिपाई स्टैंड आपके यहाँ लैब में खूब देखे होंगे आपने, यह स्टैंड आपके यहाँ होता है लैब में, तिपाई स्टैंड बोलते हैं बच्चों। इसके बाद बात करें आपसे, ये होती तिकोनी रेती होती है, इसके माध्यम से आप सफाई कर सकते हैं। और ये बुनसन बर्नर होता है, जिसमें गैस के माध्यम से भर सकते हैं आप। अगला बता दें आपको बच्चों, तिपाई स्टैंड हो गया, टेस्ट ट्यूब होगी, और आपका ब्रश हो गया। और इसके बाद फिर ये आपका ये बुल्फ बोतल है, क्या बोलते हैं इसको, बुल्फ बोतल। दो मुंह वाला होता है, किधर होता है किधर होता है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं बुल्फ बोतल। इसमें H2S के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में भी, खासकर H2SO4 में है बच्चों। और सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की दो विधियां हैं, एक है लेड चैम्बर विधि और दूसरा है कंटैक्ट प्रोसेस। ठीक है। इसके बाद आपसे बात करें बच्चों, तो खरल एवं मुसली होती है, खरल एवं मुसली होती है, बहुत से केमिकल होते हैं जो जम जाते हैं, तो उसको इसी से कूट पीस के जो है छोटा छोटा कर लिया जाता है, जिससे कि दिक्कत ना हो। तीसरा बच्चों आप स्क्रीन शॉट भी दे सकते हैं इसका, और बड़ा भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको जो बताया है ना, अब आज के बाद आप लैब में कभी भी जाएंगे तो आपको सामान के नाम पता रहेंगे, और ये बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों, अक्सर लोगों को सामान के नाम नहीं पता रहते। तो आगे चलते हैं बच्चों। हाँ, इस तरह से आपके एक प्रैक्टिकल वहाँ है, और पहला दूसरा तीसरा 1 2 3 4 प्रैक्टिकल आप बच्चों इसमें से लिख लेंगे, तो आपका मतलब 4 प्रैक्टिकल हो जाएगा, फाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, अगला वाला देखते हैं हम लोग। ये देखिए बच्चों, इस तरह से आप जूम करके नोट कर लेंगे। दिख रहा क्लीन, ये देखिए आप। दूसरा पेज ये बच्चों, आप बड़ा भी करके नोट कर सकते हैं। टेबल बना लेंगे आप ऑब्जर्वेशन की। क्यों भाई ऐसा क्या हो रहा है, इस तरह से आप कर सकते हैं, बड़ा भी कर लीजिएगा आप लोग। ये हो गया बच्चों। आप इसके बाद फिर आप लिखने के बाद ना कैलकुलेशन डाल के आप इस तरह से लिख लीजिएगा। चल भाई, कुछ मत करो यार। रिजल्ट आ गया आपका, रिजल्ट लिख सकते हैं आप। रिजल्ट यही हो जाएगा बच्चों, 4.44। दूसरा प्रैक्टिकल आपका ये भैया, ये रिजल्ट देख सकते हैं आप। ये विनीगर इज द 4.44
ग्राम प्रति मोल। फिर आपका नंबर 2 आ जाएगा बच्चों, रेडिकल नंबर आप जो है डालेंगे ना, तो ये नंबर आपका बहुत परेशान कर रहा है भाई। दूसरा नंबर रेडिकल बच्चों आपका इस तरह से आपका तीसरा नंबर हो जाएगा, लिख लेंगे आप लोग, एक एक टेबल कर लीजिएगा आप पढ़ा। The given organic compound is aniline, ये आपका है। अगला बच्चों प्रेडिकल नंबर 4, यानी एक उसमें 3 इसमें का। ऑपरेटर्स एंड रीजेंट पढ़ सकते हैं आप। इसकी एक वीडियो पड़ी, उसमें से भी देख सकते हैं बच्चों आप। रिजल्ट आ गया आपको। बेंजोइक एसिड 26.67 जूल पर मोल। तो इस तरह से बच्चों आपको बता दें कि बीएससी फर्स्ट ईयर का जो है आपका कैसे फाइल बनेगी हमने बता दिया आपको बच्चों। और आप जो है बीएससी फर्स्ट ईयर की फाइल में आप 4 क्वेश्चन लिख लेंगे, 4 प्रैक्टिकल, 2, 3 और 4 आप जो है डायग्राम बना लेंगे, हमने दिखाया उसमें। और लास्ट में आप उसमें लिख देंगे तुल्यांकी भार वगैरह भी लिख सकते हैं। और बच्चों कुछ प्रैक्टिकल और भी लिख सकते हैं, इतना ही लिख देंगे इनफ हो जाएगा। और वीडियो बनाने में बच्चों बड़ी मेहनत लगी है। आप हो सके तो इसको, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलो बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।